नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 जून 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बात करें प्रिपरेशन की, हमारा आज का पहला जो आर्टिकल है वो दुनिया का पहला हाइब्रिड फ्यूज फिशन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो 2028 तक एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं होता तो भी ऑप्शनल को अभी मत देखो प्लीज़, ऑप्शनल अभी मत देखो, आपको समझ ही नहीं आएगी ऑप्शनल लेनी कौन सी है। तो हमारा पहला आर्टिकल है दुनिया का पहला हाइब्रिड फ्यूजन न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला आर्टिकल क्या है? पहला जो न्यूज़ का पहला आर्टिकल है वो हमारा दुनिया का पहला हाइब्रिड फ्यूजन फिजन न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में है। कहाँ का ये चाइना का है। ये कहाँ का प्रोजेक्ट है? ये चाइना का प्रोजेक्ट है। चाइना के प्रोजेक्ट है जिसे हम जिन दुओ प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसे जिन दुओ प्रोजेक्ट कहा जाता है। चाइना के अभी प्रोजेक्ट है जिसे जिन दुओ प्रोजेक्ट कहा जाता है। टेलीग्राम में मिल जाएगा, नोट्स टेलीग्राम में मिलेगा। बात करें हमारा आर्टिकल कौन सा है, हाइब्रिड फ्यूजन फिजन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ का ये चाइना का है। मिशन का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है जिन दुओ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है जिन दुओ प्रोजेक्ट। अब हम बात करेंगे फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, और हम इस जो पूरा पावर प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम नेम बता दीजिए। थिंकर्स आईएएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर नहीं मिलता है मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है दुनिया का पहला हाइब्रिड फ्यूजन फिजन मिशन, इसके बारे में बात करने वाला है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो किससे बनाया जा रहा है, फ्यूजन और फिजन दोनों टेक्नोलॉजी साथ से बनाया जा रहा है। उसमें फ्यूजन का भी यूज हो रहा है, फ्यूजन का भी यूज हो रहा है और फिजन का भी यूज हो रहा है। इन दोनों टेक्नोलॉजी से ये है वो पावर प्लांट बनाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, और चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है जिसे जिनदुओ प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, इसमें किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा, इसका फायदा क्या होगा, इसके बारे में इस आर्टिकल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजन होता क्या है। एक वर्ड है फिजन, न्यूक्लियर फिजन। ये एक्टिविटी आप सुनी होगी कि न्यूक्लियर फिजन की घटना हुई थी। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? फिजन में आप देखो एक बॉल ले लो, ये एक बॉल है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसको एक पावर प्लांट में लगाया जाएगा। इसको एक पावर प्लांट यानी कि एक प्लांट होगा, उसमें डाला इस बॉल को। अब इस बॉल को छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। एक बॉल है, इस बॉल को एक पावर प्लांट में ले गए हैं। अब इस पावर प्लांट में ले जाने के बाद में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। अभी छोटे टुकड़ों में जो तोड़ा जा रहा है ना इस बॉल को, यही फिजन है। फिजन का मतलब होता है जो परमाणु होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। यूट्यूब चैनल का नाम है थिंकर्स आईएएस, लिंक आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ये फ्यूजन का मतलब होता है ये जो छोटा छोटा परमाणु होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फ्यूजन का मतलब होता है परमाणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फ्यूजन का मतलब समझ में आ गया। फ्यूजन में क्या किया जाएगा, फ्यूजन में परमाणु होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। परमाणु को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है, तब ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी है वो रिलीज होती है। ऊर्जा कहो, एनर्जी कहो, वो रिलीज होती है। और उससे क्या बनता है, उससे बिजली बनती है, उससे लाइट बनती है। तो फ्यूजन से किस प्रकार से ऊर्जा बनती है, तो फ्यूजन में परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। परमाणु को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसमें कौन सा परमाणु होता है, तो जो तोड़ा जाने वाला जो परमाणु होता है ना उसमें यूरेनियम होता है। कौन सा होता है, यूरेनियम और थोरियम। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन एक क्या होती है, फ्यूजन एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये परमाणु है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा परमाणु है। इसमें क्या है, थोरियम है, यूरेनियम है। थोरियम और यूरेनियम जैसे जो परमाणु होता है
इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। कहाँ पे तोड़ा जाता है? पावर प्लांट में तोड़ा जाता है। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा ना, तब इससे क्या होगी? ऊर्जा रिलीज होगी। अब ये जो ऊर्जा होती है, इसी से क्या होता है? इसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसी से लाइट बनती है। चीज समझ में आ गई? किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्यूजन के बारे में समझ में आ गया। अब अगर आपको फ्यूजन समझ में आ गया तो हम फ्यूजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्यूजन के बाद में हमारा दूसरा वर्ड था फ्यूजन। अब ये फ्यूजन क्या होता है? हमने बात किया अभी कि फ्यूजन में परमाणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। फ्यूजन में परमाणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। तो फ्यूजन में क्या होगा? फ्यूजन में जोड़ा जाएगा। फ्यूजन में क्या होगा? जोड़ा जाएगा। इसमें छोटे छोटे परमाणुओं को आपस में मिलाकर जोड़ा जाएगा। एक बॉल मान लो, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो वो क्या था? फ्यूजन था। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो वो क्या था? फ्यूजन था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, टुकड़ों को आपस में मिलाकर एक बड़ा परमाणु बना रहे हैं। तो परमाणु बड़ा बनाना या टुकड़ों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों समझ में आ गया? मैं फिर से दोनों को समझा लेता हूँ। ये वर्ड है फ्यूजन, ये वर्ड है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होगा? परमाणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाएगा? फ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्यूजन कहलाएगा। फ्यूजन में कौन से परमाणु को तोड़ा जाता है? यूरेनियम और थोरियम, इसके परमाणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब हम बात कर लेते हैं फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन में हमने कहा कि छोटे छोटे टुकड़े थे, उसको मिलाकर एक बड़ा परमाणु बनाया जा रहा है। छोटे छोटे परमाणु के टुकड़े थे, उसको मिलाकर एक बड़ा परमाणु बनाया जा रहा है। इसमें कौन से परमाणु को, कौन सा जो तत्व होता है उसके परमाणु को बड़ा परमाणु बनाया जा रहा है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है किसमें? फ्यूजन में। तो फ्यूजन में ड्यूटेरियम और टार्टियम, ड्यूटेरियम और टार्टियम जैसे जो परमाणु होते हैं उनको जोड़ा जाता है। दोनों चीज आपको समझ में आ गई। एक है फ्यूजन, दूसरा है फ्यूजन। फ्यूजन में जो बड़ा परमाणु होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, तब फ्यूजन जो प्रक्रिया होती है वो आती है। और फ्यूजन में बड़ा परमाणु, यह है बड़ा परमाणु, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलकर बड़ा बनाना फ्यूजन किया करना है। और छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों को छोटों में तोड़ना, बड़े को छोटा करना फ्यूजन है, और छोटे को बड़ा करना फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या होता है? परमाणु ऊर्जा बनती है, क्योंकि छोटे छोटे ये बड़ा पत्थर है, इसको तोड़ रहे हैं तो ये ऊर्जा निकल रही है। ये क्या होगा? फ्यूजन। इससे क्या होगा? लाइट बन रही है। और फ्यूजन में क्या होगा? फ्यूजन में छोटे छोटे टुकड़ों को मिलकर बड़ा बना रहा है, तो ये पावरफुल बनेगी। यहाँ पे लाइट नहीं बन रही है, फ्यूजन में लाइट नहीं बन रही है, फ्यूजन में लाइट नहीं बन रही है। बट कमेंट देख लो भाई। हाँ जी, हाँ जी, कमेंट में नहीं देख पा रहा हूँ, सॉरी, मैं थोड़ी पढ़ाई में बिजी हूँ। आप थोड़ा पूछ लीजिए, ये खत्म हो जाए सेशन, उसके बाद में कमेंट कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ आज का। पहला जो हमारा आर्टिकल जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, हाइब्रिड फ्यूजन मिशन के बारे में। चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, चाइना का जो एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है जिनजियांग प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसे जियानदुओ प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं। अब ध्यान रखना, तो मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूं बिकॉज कि मैं अभी इस पे फोकस हूं, फिर क्या होता है टॉपिक से भटक जाते हैं, इस वजह से मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। इस बात को आप समझना, मैं कमेंट पे इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहा हूं कि टॉपिक फिर बीच में छूट जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्रोजेक्ट हमारा क्या है, हमारा आर्टिकल क्या है? चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जिनदुओ प्रोजेक्ट। इसमें क्या हो रहा है? हाइब्रिड एक प्रोजेक्ट है। हाइब्रिड का मतलब होता है दो, हाइब्रिड का मतलब होता है दोहरा मॉडल है, कि इसमें एक मॉडल होता है, बस हाइब्रिड में दो मॉडल होते हैं। तो इसमें फ्यूजन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है और फ्यूजन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। दो चीजें अपनाई जा रही है। कौन कौन सी है? इसमें फ्यूजन भी अपनाया जा रहा है और फ्यूजन को भी। एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है, उसमें क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, या तो फ्यूजन का उपयोग किया जाता है या फ्यूजन का उपयोग किया जाता है। परंतु यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, फ्यूजन का भी उपयोग किया जा रहा है और फ्यूजन का भी। इसका मतलब ये एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। क्या है? एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। फिर हमने बात की फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में छोटे छोटे टुकड़े थे, टार्टियम वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े थे, उसको मिलाकर हमने एक बड़ा परमाणु बना दिया, हमने एक बड़ा परमाणु बना दिया।
ये क्या था, ये फ्यूजन का। और फ्यूजन में क्या था, एक बड़ा परमाणु ऑलरेडी था, यूरेनियम का, थोरियम का, एक बड़ा परमाणु था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तब क्या बना, फ्यूजन बना। फ्यूजन मतलब बड़े को छोटा किया और फ्यूजन मतलब छोटे को बड़ा किया। इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी होगी। अब इससे ऊर्जा किस प्रकार से बनती है, हमने अभी बात की फ्यूजन को, फ्यूजन में जब बड़े परमाणु को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तब ऊर्जा बनती है, तब क्या होता है, ऊर्जा बनती है। बड़े को छोटा करते हैं तब ऊर्जा बनती है। और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में जब छोटे को बड़ा करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें बड़ा टुकड़ा बनाया, तब ये ऊर्जा नहीं बनाएगी, ये मजबूत बन जाएगा, काफी स्ट्रांग बन जाएगा। जब ये दोनों टेक्नोलॉजी साथ में होगी तब काफी बड़ी मात्रा में, जिस प्रकार से सूर्य में एनर्जी कैसे बनती है, सूर्य में इसी प्रकार से ऊर्जा बनती है। वहां पे हाइड्रोजन होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बनते हैं, हीलियम बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम बनाते हैं, इस प्रकार से वहां पे एनर्जी बनती है। सेम इसी प्रकार से फ्यूजन और फ्यूजन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चाइना है एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत क्या कर रहा है, वहां पर ऊर्जा बना रहा है। फ्यूजन और फ्यूजन टेक्नोलॉजी के तहत चाइना वहां पर ऊर्जा बना रहा है। ठीक है, यह बात आपको याद रखना, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, किस प्रकार से चाइना है वो हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मतलब होता है दोनों टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। तो दोनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चाइना वहां पर ऊर्जा बना रहा है, इसलिए इसका नाम है हाइब्रिड फ्यूजन फ्यूजन मिशन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसे जिनदुओ प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। क्या बात की है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है जिसमें फ्यूजन टेक्नोलॉजी और फ्यूजन टेक्नोलॉजी का अपनाया गया है। चीन का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है जिनदुओ प्रोजेक्ट। इस प्रकार का ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है, ये जो है वो दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है, ऐसा कहीं और प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है, ये ओनली चाइना का पहला प्रोजेक्ट है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। काम कैसे करता है, काम एक मशीन होगी, इस मशीन में क्या होगा, इस मशीन में एक जो पार्ट होगा वो काम करेगा, बड़े परमाणु को छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा जो कि फ्यूजन का काम करेगा, और दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा करेगा छोटे टुकड़ों को बड़ा टुकड़ा बनाने का काम करेगा, यानी कि फ्यूजन का काम करेगा। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, टेक्निकल भाषा में अलग चीजें होती है, बाकी मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूजन फ्यूजन दोनों चीजें होगी, इससे क्या होगा, ऊर्जा बनेगी, और ये जो ऊर्जा बनेगी वो परमाणु ऊर्जा ही कहेंगे हमें। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये जो मैं मशीन बता रहा हूं ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके तहत पूरी ऊर्जा बनेगी। ठीक है जी, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल सा आर्टिकल था, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सा आर्टिकल है। हमने फ्यूजन के बारे में बात की, हमने फ्यूजन के बारे में बात करी, किस प्रकार से इससे ऊर्जा बनेगी, कहाँ का प्रोजेक्ट है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, चाइना का पहला प्रोजेक्ट है और दुनिया का भी पहला प्रोजेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे क्या होंगे। चाइना जो इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट बना रहा है, क्या इसका कोई फायदा होगा, जी इसके फायदे भी देखने को मिलेगी। फायदे ये है कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है इससे क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगी। और ये जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है या रिएक्शन बोलो या जो टेक्नोलॉजी बोलो, इससे क्या होगा, इससे न्यूट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन, फ्यूजन से क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगी, और फ्यूजन से क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, टेक्निकल टर्म्स में ऐसा नहीं होता है, फिर आप ये मत बोलना कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसको अलग चीजें बोलती है। मैं सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये एक टेक्निकल टर्म बहुत अलग अलग चीजें हो सकती है, मैं ओनली सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फ्यूजन से ऊर्जा बन रही है और फ्यूजन से क्या होता है, न्यूट्रॉन बनता है। फायदे क्या होगा, फायदे सबसे पहला फायदा ये होगा, इससे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत कम जो एनर्जिक होते हैं। आप कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज करो, उसमें जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है वो काफी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदेही होते हैं। परंतु इस टेक्नोलॉजी में ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसको कम मात्रा में उत्सर्जित किया जाएगा। फायदा क्या होगा, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, अगर ये हो रहा है तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ में हमें ऊर्जा का एक विकल्प मिल जाएगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल क्या था हमारा, आर्टिकल था चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसका ये इस प्रकार का ये दुनिया का पूरे वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। हाइब्रिड मतलब दो तकनीकी या दो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, एक फ्यूजन है एक फ्यूजन है। ठीक है, चीन का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है जिनदुओ प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, फ्यूजन क्यों समझ में आ गया, फ्यूजन समझ में आ गया। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था चीन के प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर अभी बाढ़ देखने को मिली है। नॉर्थ ईस्ट में बात करें, आसाम में,
या असम में अभी बाढ़ यानी कि फ्लड देखने को मिली है। अब मैं है ना ये आर्टिकल आपको बताऊंगा नहीं, पहले आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। न्यूज़ तो क्या थी, न्यूज़ सिंपल सी थी, असम में बाढ़ देखने को मिली है, इसलिए न्यूज़ कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे असम में कब बाढ़ आई थी, कैसे आई थी, कुछ नहीं पूछेंगे। मैं आपको ये पूछता हूँ बाढ़ आती क्यों है, ये कारण एक बार मेरे को बता दो। बाढ़ क्यों आती है, क्या रीजन होता है वहां पे बाढ़ देखने को मिलती है। फ्लड का टॉपिक है, फ्लड। फ्लड यानी कि बाढ़ क्यों देखने को मिलती है, क्या गतिविधियां होती है जिसके कारण बाढ़ देखने को मिलती है। क्या ये मैं आपको समझाने की आवश्यकता है, कोई भी इसके बारे में बच्चा बता सकता है बाढ़ क्यों आती है, क्या कारण हो सकते हैं। कोई बता सकता है बाढ़ आने के कारण क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है बाढ़ आने के रीजन क्या हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि सबको पता है, अगर नहीं भी बता रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात सबको पता है कि बाढ़ क्यों आ रही है। सिंपल बात है, एवरीवन नो बाढ़ आने का रीजन क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग, सबको पता है कि बाढ़ क्यों आ रही है। कुछ कारणों की जिक्र किया गया इस आर्टिकल में, बात में कैसे उपाय की बात की गई है। पहले बताया कि कारण क्या है, बाढ़ क्यों आती है, उसके बारे में बात की गई है। फिर बताया गया है कि इसके उपाय क्या है। हालांकि इस आर्टिकल न भी पढ़ाओ ना तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि बाढ़ क्यों आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूं कि बाढ़ क्यों आती है। एवरीवन नो, सबको पता है कि बाढ़ क्यों आती है। ये जो आर्टिकल है, जो हमारे न्यूज़पेपर का आर्टिकल था द हिंदू का, जिसमें असम में बाढ़ आई उसके बारे में लिखा है, बट उसमें जो पॉइंट लिखे हैं ना ऑलरेडी आप सबको पता है। पॉइंट इसमें क्या लिखे, आर्टिकल की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा सबसे पहले बाढ़ आने के कारण के बारे में बात की गई। क्या कारण होते हैं बाढ़ आने की, बच्चे को पता है। सबसे पहले बारिश का ज़्यादा होना, ये बात सबको पता है। दूसरा है भूकंप का प्रभाव, भूकंप या फिर ऐसी कोई प्राकृतिक घटनाएं होती है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके कारण भी बाढ़ देखने को मिलती है, बच्चे को पता है। भूकंप के कारण क्या है, भूकंप के कारण क्या होगा कि जो जमीन है वो हिलेगी, या फिर बांध वगैरह बने होंगे वो टूट जाएंगे, उसके कारण भी बाढ़ देखने को मिल सकती है। बारिश ज़्यादा होगी तो बाढ़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, जैसे हम सोच रहे हैं भाई कि गर्मियों के ये जो 9 तपकों का टाइम होता है, 9 तपकों का टाइम का मतलब होता है जो गर्मी की जून का स्टार्टिंग का जो टाइम होता है वहां पर बारिश आने की संभावना नहीं होती है, कि बारिश होती है वो 9-10 जून के बाद में आएगी। लेकिन इस बार 25 मई के आसपास बारिश आ गई थी। तो ये क्या दर्शाता है, ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। ये जो क्लाइमेट चेंज होता है इसने पूरे पैटर्न को अनइवन कर दिया है, कोई फिक्स नहीं रहा है। जैसे कब आनी चाहिए बारिश, हम सोच रहे हैं कि भाई मई में जून में बारिश आएगी, परंतु मई में बारिश आ गई। एक मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। उदाहरण ये है, आप सोच के बैठे हो कि आपका एग्जाम है वो जून 2026 में होने वाला है, आपका जो एग्जाम है वो जून 2026 में होने वाला है, और आप है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो। परंतु यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने आपका एग्जाम करवा दिया जून 2025 में, जून 2025 में आपका एग्जाम करवा दिया। अब आप इसकी प्रिपेयर कर रहे थे, इसको तैयार कर रहे थे, बट एग्जाम पहले हो गया, 1 साल पहले ही हो गया। क्या इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको तैयारी नहीं थी। आप अचानक आप पर हमला कर दिया गया तो आप ही तैयारी नहीं थे। तो इसी प्रकार से ये जो जलवायु परिवर्तन होता है तो ये अचानक घटनाएं घटित कर देता है, आकस्मिक घटनाएं हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि हम तैयार ही नहीं होते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता कि एक्चुअल में बारिश कब होने वाली है, कितनी होने वाली है, हमें पूरा आइडिया ही नहीं मिल पाता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमें रियल डेटा होता है कि कैसे चीज़ें घटना घटित होने वाली है, किस प्रकार से काम करेगी, उसे हम ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो मौसम जो डिपार्टमेंट है ना वो इसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है कि भाई किस प्रकार से इवेंट होने वाले हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हमने क्या क्या बात की कि बाढ़ क्यों आ रही, तो हमने देखा कि भूकंप के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती, प्राकृतिक आपदाएं होती है उनका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ में तेज बारिश होती है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। उसके अलावा हमने बात की क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से भी हमें बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ में कुछ मानवीय कारण भी है, कुछ मानवीय कारण भी है। मानवीय कारण क्या हो सकते हैं, ह्यूमन का एंगल क्या हो सकता है, मानव की वजह से किस प्रकार से बाढ़ आ सकती है। ये नदी का फ्लो है, यहाँ से नदी जा रही है, अब ये नदी का रास्ता था, इंसानों ने क्या किया, यहाँ पे घर बना लिए। जी मौसम विभाग, तो यहाँ पे इंसानों क्या कर दिया, घर बना दिए। अब यहाँ पे नदी को जाने का रास्ता नहीं बचा, नदी क्या करेगी, ये रास्ता दूसरा बनाएगी। ठीक है, या अभी तो क्या था, पानी कम था इसलिए रास्ता दूसरा बना लिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नदी में पानी ज़्यादा आया, अब ये रास्ता है दूसरा बनाया था, लेकिन अभी इनके घरों में से होके जाएगी,
तब हम क्या कहेंगे, यार ये तो बाढ़ आ गई। अगर यहाँ पे ये घर नहीं होता तो नदी यहीं से होके जाती, तो इनको कोई दिक्कत होती नहीं। यहाँ पे घर होते तो हम नहीं कहते कि बाढ़ आई, क्योंकि नॉर्मल जो रूटीन था उसके अकॉर्डिंग ही पानी जा रहा है। परंतु अभी यहाँ पे क्या हो गया कि इसके घरों में से पानी जा रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं बाढ़ आ गई। पहला कारण आपको समझ में आ गया कि इंसान है वो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, मतलब नदी का जो एरिया होता है, नदी जहाँ से जाती है वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं। अब घर वहाँ पे बनाओगे तो पानी वहीं पे आएगा ही, ठीक है। आप वहाँ पे घर मत बनाओ तो आपको दिक्कत नहीं करेगी, तो पानी आएगा। फिर हम क्या करते, बाढ़ आ गई। तो ये पहला कारण हो गया। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा कारण क्या हो सकता है। नदी अपने रास्ते से जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने क्या किया, बीच में बांध बना दिया। अभी बांध बनाया, यहाँ पे पानी स्टोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, पानी आपने स्टोर कर लिया। एक लिमिटेड है तो पानी स्टोर हो जाएगा। बारिश बहुत भयंकर हो गई, पानी इसमें ज़्यादा आ गया, ज़्यादा पानी आने से क्या होगा, बांध भर गया। इंसानों को लगा नहीं ये तो बस की बात नहीं, बांध को खोल दो, या बांध टूट गया तो आगे वाले एरिया में तो बाढ़ आएगी ही आएगी। अगर ये नहीं होता तो नॉर्मल पानी बहता रहता, ज़्यादा बारिश आती तो भी पानी बहता रहता, कोई दिक्कत होती नहीं। पर इन्होंने क्या, चुल मची, बांध बनाया, अब झेल लो। प्रकृति को तो कोई रोक नहीं सकता है, अगर प्रकृति को नहीं रोक पाएगा तो बाढ़ देखने को मिलेगी। तो इंसान इस प्रकार से नुकसान करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो प्राकृतिक घटनाएं होती, प्राकृतिक आपदाएं होती है, उनको रोकने में, सुनामी को पेड़ पौधे रोकने में मदद करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि सुंदरबन डेल्टा है ना, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं सुनामियों को आने से रोकने के लिए, क्योंकि इसकी जड़ें ही इस प्रकार से होती है कि सुनामी की जो रफ्तार होती है, तरंगों की रफ्तार होती है, उसको लिमिटेड कर देती है, ठीक है। उस प्रकार से बाढ़ की भी जो स्पीड होती है उसको पेड़ पौधे हैं वो लिमिटेड कर देते हैं, लिमिट में कर देते हैं, एक स्पीड के बाद में उसे कम कर देते हैं। हमने पेड़ पौधे ही काट दिए, अब इसको रोकेगा कौन, लो हो जाओ न्याल। भाई आपको चाहिए था कि पेड़ पौधे काटने हैं, घर बनाने, मकान बनाने, तो आप हो जाओ महान। तो ये फिर बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आने के लिए हम भी रेस्पॉन्सिबल हैं, काफ़ी ज़्यादा हद में। मतलब आप कहते हैं प्राकृतिक घटना रेस्पॉन्सिबल है, उसके ज़्यादा मानव सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। इंसान कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या ये प्राकृतिक घटना है? नहीं, इंसान खुद रेस्पॉन्सिबल है। हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन करोगे तो कार्बन का एमिशन होगा, कार्बन का एमिशन होगा तो ओजोन लेयर डिफ्लीट होगी, तो ऑटोमेटिक है वो आपकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन होगा ही होगा। तो इसके लिए इंसान सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है। तो यही हमें कारण देखने को मिलेगा कि बाढ़ क्यों आती है। बाढ़ आने के पीछे सबसे ज़्यादा वो कारण है, वो क्या क्या है। हमने देखा कि भूकंप के प्रभाव है, ठीक है, हमने तेज बारिश के प्रभाव देखे, हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखे, इंसानी कारण भी देखे। इन सब के कारण बाढ़ देखने को मिलती है। एक और भी कारण है, एक कारण ये है कि हमारे पास में अभी एक तकनीकी भी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का अभाव है, हम रियल टाइम में जो डेटा होता है ना उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास में रियल टाइम इनपुट होता, हमारे पास में इतना अंदाजा होता कि चाइना से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ठीक है, इसमें पानी कितना आ रहा है, अगर ये हमारे पास में डेटा होता, प्रॉपर डेटा होता कि इतने क्यूबिक मीटर पानी है, इतनी स्पीड से नदी आ रही है, तो हम क्या होता, पहले से तैयारी कर पाते। बट हमारे पास में डेटा है नहीं, चाइना हमें डेटा शेयर नहीं करता, तो क्या होता है, ये बाढ़ आ जाती है, ये खतरा देखने को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि इसको रोक सके, तो ये भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। कारण तो हमने देख लिए, अब उपाय क्या किए जा सकते हैं। अगर उपायों की बात करूं मैं कि बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, देखो मेरे को लगता है कि आप सब जानते हो कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो हमने कारण देखे हैं ना, उस कारणों में सुधार कर दो, जो हमने कारण देखे उनमें सुधार कर दो। हमने क्या कारण देखा था, टेक्नोलॉजी का अभाव है, यानी कि हमारे पास में तकनीकी कमी है। अगर टेक्नोलॉजी का अभाव है इसका मतलब है कि हमें साइंस एंड टेक पे फोकस करना चाहिए, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। किस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, R&D करना चाहिए कि हमारे पास में रियल टाइम डेटा हो, हम इन चीज़ों को ट्रेस कर पाए, हमें पता होना चाहिए कि कितनी नदी में कितना पानी है, किस प्रकार से वो आ रही है, क्या स्पीड है, ये हमारे पास में डेटा होना चाहिए। तो हम इसको ट्रेस करेंगे तो दिक्कतें नहीं आ जाएगी। तो पहला क्या हो सकता है, पहला उपाय यही है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। दूसरा, फ्लड जोन बनाना चाहिए। अब फ्लड जोन क्या होता है, दूसरा है उपाय है वो फ्लड जोन बनाओ। फ्लड जोन मतलब आपको है ना, ये असम का एरिया है। अब देखो कि बाढ़ कहाँ कहाँ से आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, हमें पता है कि यहाँ जो रिवर है ना, यहाँ बाढ़ देखने को मिलती है, यहाँ पर बाढ़ देखने को मिलती है। तो ये जो एरिया है इसको हमने क्या कर दिया, फ्लड जोन घोषित कर दिया है। फ्लड जोन घोषित कर दिया मतलब अब यहाँ पे हमें पता है कि जो बारिश के टाइम में ही यहाँ पे बाढ़ देखने को मिलती है। बारिश का टाइम क्या है,
मई या मई से स्टार्ट हो जाता है और ये सितंबर अक्टूबर तक चलता है। तो इस महीनों के दौरान यहाँ पे जो आबादी रह रही है इसको थोड़ा और ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। इनके जो घर है उनको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे पूरी प्रॉपर व्यवस्था की जा सकती है, मतलब बाढ़ को रोकने के लिए व्यवस्था की जा सकती है और नदियों को नहरों के माध्यम से पानी कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। पहले से हमें अगर प्रिपरेशन होगी, हमें एग्जाम की यूपीएससी का एग्जाम 2026 में होने वाला है, हम अगर पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। हमने पीवाईक्यू देख रखे हैं, हमने एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं, हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, हमने जो बेसिक बुक होती है वो पढ़ रखी है, तो हम एग्जाम निकाल लेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है, हमने कुछ देखा ही नहीं यूपीएससी का, ओनली बुक पढ़ी है, लेकिन यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर कैसे निकालना है, वो चीज़ें हमें पता ही नहीं है, तो हम एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से हमने इसे फ्लड जोन में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में क्या हुआ, जहाँ जहाँ फ्लड आती है उस एरिया को हमने एक एलोकेशन करके वहाँ पे कुछ और चीज़ें बेहतर कर ली। भाई यहाँ पे बाढ़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर बाढ़ नहीं आ रही है, तो इस जगह पर ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है। राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर बाढ़ नहीं आने की संभावना बहुत कम है, तो बाढ़ आने की संभावना नहीं है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है, तो वहाँ बाढ़ नहीं आएगी। तो हम तैयारी क्यों करेंगे बाढ़ की, जब आने की संभावना ही नहीं है तो हम बाढ़ की वहाँ पे तैयारी नहीं करेंगे। वहाँ पे हमें सूखे की तैयारी करनी है। तो एक एरिया, जो भी एरिया होता है, जहाँ जहाँ बाढ़ आती है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना है कि यहाँ बाढ़ आती है, यहाँ सूखा पड़ता है, यहाँ सुनामी आती है। जो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, आपका जवाब भी यही रहेगा कि हमें एक फ्लड जोन बनाना है। किसी भी प्राकृतिक आपदा है तो उसके लिए एक जोन होना चाहिए। जैसे ड्रॉट है तो ड्रॉट के लिए भी एक जोन बना लो। सूखा पड़ता है तो सूखे के लिए भी एक एरिया होता है, उसे डिसाइड कर लो कि यहाँ पे सूखा आता है। ऐसा नहीं कि सारे भारत में सूखा आता है, एक निश्चित एरिया में ही, एक निश्चित क्षेत्र में ही सूखा देखने को मिलता है, एक निश्चित क्षेत्र में ही बाढ़ देखने को मिलती है, एक निश्चित क्षेत्र में ही सुनामी देखने को मिलती है। तो जिस जिस एरिया में जो जो चीज़ें देखने को मिलती है वहाँ उस एरिया को वो घोषित कर दो। घोषित करने के बाद में उसी प्रकार की तैयारियां करो, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो पहला फायदा ये है, पहला उपाय ये किया जा सकता है कि हमें फ्लड जोन बनाने हैं, फ्लड जोन बनाने हैं। दूसरा उपाय क्या किया जा सकता है, दूसरा उपाय किया जा सकता है कि मौसम केंद्र बनाने। मौसम केंद्र कैसे बनाने, हमें देखो आपको पता होगा कि ये जो हमारा अरबियन ओशियन होता है, अरब सागर है, वहाँ से बारिश आती है। जो हमारी बारिश आती है वो कौन से मौसम के तहत आती है, अरब सागर से जो पवनें बहती आती है ना, पश्चिमी दक्षिणी पवनें या दक्षिण पश्चिमी पवनें होती हैं, उसके तहत भारत में बारिश होती है। अब क्या होता है, यहाँ पर हमने डेटा लगा रखा है, हमारा जो वो मौसम विभाग है वहाँ पर उन्होंने डेटा लगा रखा है, उसके तहत बताता है कि बारिश कब आने वाली, कितनी आने वाली, वो उसको ट्रेस कर पा रहा है। इसी प्रकार से हमें सेंटर बनाने होंगे अलग अलग रीजन में, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे बाढ़ आती है, वहाँ पर सेंटर बना दो। ये सेंटर हमें सूचना देगा कि इस प्रकार की बाढ़ आने वाली है, इतनी लिमिट में पानी आ रहा है, ठीक है, उसकी ये स्पीड है, उसको किस प्रकार से रोकना है, लोगों की कैसे हेल्प करनी है, वो सारा काम इस सेंटर का होगा। ये जो केंद्र है इनका इसमें काम होगा। यहाँ पर जो लोग काम करेंगे उनको भी ट्रेन कर लो, उनको प्रशिक्षित कर लो या ट्रेनिंग दे दो, जिसके माध्यम से ये वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग होती है, उसकी हेल्प करें। स्थानीय लोगों को भी आप ट्रेनिंग दे दो। मान लीजिए आपके यहाँ पे बाढ़ आ रही है, आपके जो स्थानीय लोकल लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे दिए कि भाई बाढ़ में बचना कैसे है, अगर आ जाती है तो तैर के लोगों को कैसे बचाना है, खाने की व्यवस्था कैसी करनी है, ये सारी चीज़ों की लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। तो जैसी सिचुएशन कुछ आएगी वैसे ही लोग अपने आप निपट लेंगे उससे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला था, तब देखो आप सबको पता होगा कि भारत ने अपने लोगों को ट्रेन किया था। उसी प्रकार से ये बाढ़ के दौरान भी जो प्राकृतिक आपदा आती है इसमें भी लोगों को पहले से ट्रेन करने की आवश्यकता है। लोगों के पास में नॉलेज होगा चीज़ के बारे में तो लोग डरेंगे नहीं। अगर अचानक ऐसा कोई इवेंट देखने को मिलता है तो भी लोग डरेंगे नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बांधों की सुरक्षा के बारे में। ये जो बांध होते हैं ना, इनको सुरक्षित रखना जरूरी है। भारत में जो मोस्ट ऑफ जो बांध है वो काफ़ी पुराने हैं, बंजर हो चुके हैं, 100 साल के बांध है, 100 साल पुराने बांध है। उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो गई है। कैपेसिटी कैसे कैसे कम हो जाती है, माना कि ये पानी का क्या है, टब है। ये जो पानी का टब है ना, इसमें 100 लीटर पानी आता है, लेकिन हम लगातार लंबे समय से इसमें पानी डालते जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, पानी के साथ में जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह जा रही है, कंकड़ पत्थर जा रहे हैं, वो धीरे धीरे इसमें जमा हो रहे हैं। जमा होते 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 ये लेवल है वो ऊपर आता रहेगा।
पहले इसमें 100 लीटर आ रहा था, एक 20-30 सालों के बाद में अब इसमें केवल 5 लीटर ही पानी आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा भर जाएगा। ये जो टैंक था पूरा पूरा जब भर जाएगा, किससे? कीचड़ से, पत्थरों से, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे भर जाएगा। तो अब इसमें पानी का लिमिट है वो कम हो जाएगा। सेम बांधों में होता है। बांधों में लंबे समय तक नदियाँ बहती रहती है। हमने ये बांध बना दिए, ये 200 साल पुराने हैं। अब इसमें क्या होगा? नीचे जमा हो गई है। जमा होने से, मिट्टी जमा होने से क्या हुआ? बांधों की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो गई है। बांधों की कैपेसिटी कम होने से क्या हुआ? हमें पता था कि इसमें इतना पानी आ सकता था, कि भाई इसमें 100 लीटर पानी आ सकता था, परंतु इस बार भयंकर बारिश हुई, 80 लीटर पानी में ही बांध की ये कैपेसिटी पूरी हो गई है। हमें टारगेट था कि 100 लीटर आएगा, तो हम इसी प्रकार से तैयार थे कि जब तक 100 लीटर पानी इसमें नहीं आ जाता है तब तक हमें डरने की बात नहीं, परंतु ये 80 लीटर में ही भर गया। अब 20 लीटर के लिए इसको खोलना पड़ सकता है, तो ये दिक्कत कर सकती है। इसके अलावा एक दिक्कत और भी हो सकती है कि ये काफ़ी बंजर है, मतलब इसमें ताकत नहीं है कि ये पूरे पानी के स्पीड को होल्ड कर पाए, मतलब फोर्स को झेल पाए, इसमें इतनी ताकत नहीं है। अगर ये मजबूत होते, ठीक है, कितनी भी स्पीड के पानी को झेल लेते, तो हमें खोलना नहीं पड़ता है। कई बार क्या होता है कि पानी, ये जो नदी आ रही है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, इसे रोकने के लिए अगर हमारे बांध मजबूत है तो हमें बांधों को खोलना नहीं पड़ेगा। परंतु हमारे जो बांध हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, उसमें जो दीवारें होती है उसकी ताकत इतनी नहीं है कि ये नदी के पानी को झेल पाए। आप किसी को दीवार को धक्का मारो, अगर वो दीवार है वो आपका जो प्रेशर है वो झेल ही नहीं पा रही है, वो आपका प्रेशर झेल ही नहीं पा रही है, तो आप क्या कहोगे? दोबारा धक्का नहीं मारोगे या दीवार को तोड़ के रखोगे? भाई प्रेशर ही नहीं झेल पा रही है, तो जब भी कोई धक्का मारेगा तो पहले से ही तोड़ दो ना, तो वो टूटेगी नहीं, पहले से उसको खोल दो। तो सेम काम किया जा रहा है कि बांधों में जो कैपेसिटी है वो कम है, बांधों की जो दीवारें होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बंजर हो चुकी है। इसकी वजह से जब भी उसमें पानी स्पीड से आता है उसको पहले से खोल दिया जाता है, तो पानी वो आसपास के रीजन में जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। तो हमने क्या क्या उपाय सुझाए हैं कि फ्लड जोन बनाने की आवश्यकता है, मौसम केंद्र बना दो, बांध जो होते हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है, पेड़ पौधे लगाओ। हमने देखा था कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं नदी के पानी की स्पीड को कम करने के लिए। अगर वहाँ पे नेचुरल बैरियर यानी कि प्राकृतिक बैरियर का काम कर रहे हैं, बैरियर मतलब उसको रोकने का काम कर रहे हैं, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, प्राकृतिक रूप से कोई बाधा बनने का काम करते हैं। ये जो आ रही है, ये मानो कि पानी आ रहा है, ये प्राकृतिक बाधा बन रही है, इसको रोकने का काम कर रही है, तो ये क्या है? ये प्राकृतिक बैरियर है, ठीक है, प्राकृतिक बाधा बनते हैं पेड़ पौधे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से बांध है वो प्राकृतिक बैरियर का काम करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर तकनीकी का प्रयोग करो, जैसे हमारे पास में डेटा का अभाव है तो उस डेटा होना चाहिए, साथ ही साथ में ऐसे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो जो हमारी हेल्प कर सके। तो ये हमारा जो आर्टिकल था कि बाढ़ क्यों देखने को मिलती है, उसमें क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे समाधान किए जा सकते हैं, इसके बारे में ये हमारा पूरा आर्टिकल था। बहुत सिंपल आर्टिकल था, कोई सोचने वाली बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वो भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम में जो इस आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकता है वो कहाँ से आ सकता है? असम में बाढ़ आई है, कौन सी नदियों पर आई है? ब्रह्मपुत्र नदी पे आई है और बराक नदी पर आई है। तो इस दो नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बराक नदी कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कोई इस आर्टिकल में प्रीलिम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो मेंस पे आएगा। मेंस में आप डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आप एक डीएम होते किसी जगह के, या फिर आपको बता दिया कि आपका काम यही है कि फ्लड को मैनेज करना आपका काम है, तो आप कैसे करोगे फ्लड को मैनेज, कैसे लोगों की हेल्प करोगे, कैसे उनको रिहेबिलिटेट करोगे, कैसे फ्लड आने के बाद में लोगों का पुनर्वास करवाओगे, ये सारी चीज़ों में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है जी, ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भारत की पहली स्वदेशी पोलर रिसर्च व्हीकल के बारे में। भारत की पहली स्वदेशी पोलर रिसर्च व्हीकल, पोलर रिसर्च व्हीकल PRV। अब ये PRV क्या है? ये भारत की पहली है क्या है? भारत की पहली, वो भी स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है इंडिजियस मतलब भारत ने खुद बनाई है। भारत की पहली स्वदेशी मतलब इंडिजियस पोलर रिसर्च व्हीकल। अब ये होती क्या है? पोलर रिसर्च व्हीकल होती क्या है? पोलर, नाम पढ़ो पहले। पोलर लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ रिसर्च लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ व्हीकल। तीन यहाँ पे
पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला क्या वर्ड है? पहला है पोलर है, दूसरा है रिसर्च है, तीसरा है व्हीकल है। पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है ध्रुव। पोलर का मतलब है ध्रुव कहो या पोल कहो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पोल के बारे में बात हो रही है। साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों ध्रुवों के बारे में बात हो रही है। पोलर का मतलब तो पोल, यानी कि एक हमारा नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बारे में बात हो रही है। एक है आर्कटिक, एक अंटार्कटिक, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो पहला नाम क्या है यहाँ पे? पोलर, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में बात हो रही है। आर्कटिक और अंटार्कटिक के बारे में बात हो रही है। फिर है रिसर्च। रिसर्च का मतलब है कि वहां पर रिसर्च की जाएगी, यहाँ पर रिसर्च की जाएगी, यहाँ पर रिसर्च की जाएगी। तीसरा है व्हीकल। व्हीकल का मतलब क्या? कोई वाहन है, कोई जहाज वगैरह है, वो बनाया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, भारत की एक प्राइवेट कंपनी है। ये नॉर्वे की एक प्राइवेट कंपनी के साथ में मिलके, एक तो भारत की प्राइवेट कंपनी है, ये नॉर्वे की एक प्राइवेट कंपनी है। ये जो दोनों मिलके, कंपनियों के नाम आपको याद नहीं रखने हैं कि नॉर्वे की कौन सी कंपनी है और भारत की कौन सी कंपनी है, ये याद आपको नहीं रखना है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी और नॉर्वे की एक प्राइवेट कंपनी, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? PRV, पोलर रिसर्च व्हीकल बना रहे हैं। अभी भारत की कंपनी इसमें शामिल है, इसलिए इसे हम स्वदेशी कह रहे हैं। क्या ये पूरी तरह से स्वदेशी होगी? हाँ, पूरी तरह से स्वदेशी होगी। ये नॉर्वे की जो कंपनी है, ये इसमें केवल मदद कर रही है, ये केवल हेल्प कर रही है। बनाया जा रहा है वो भारत की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए पूरी तरह से स्वदेशी होगी। पोलर रिसर्च व्हीकल, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि पोलर रिसर्च व्हीकल है क्या, काम क्या करेगा। बात करें PRV, पोलर रिसर्च व्हीकल की, तो ये क्या काम करेगा? ये उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों की हेल्प करेगा। कहां पर हेल्प करेगा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों की हेल्प करेगा। 1 मिनट में कॉल अटेंड कर लेता हूं। सॉरी फॉर द डिले, बीच में कॉल आ गया था, बहुत अर्जेंट कॉल था, रिसीव करना पड़ा, कोई हॉस्पिटल वगैरह के लिए था। तो हम बात कर रहे थे भारत की पहली स्वदेशी रिसर्च पोलर रिसर्च व्हीकल के बारे में बात कर रहे थे। भारत की एक कंपनी ने नॉर्वे की एक कंपनी के साथ मिलकर एक पोलर रिसर्च व्हीकल बनाया है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो रिसर्च व्हीकल है, ये कहाँ पर काम करेगा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जाके काम करेगा। उत्तरी ध्रुव पर भी काम करेगा और दक्षिणी ध्रुव पर भी जाके काम करेगा। यहाँ पे काम क्या करेगा? यहाँ पे जाके रिसर्च करेगा। क्या काम करेगा? यहाँ पे जाके रिसर्च करेगा। रिसर्च क्या किया जा सकती है? वो रिसर्च अलग अलग की जा सकती है। वहाँ पे भाई पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, जो पृथ्वी है वो ओरिजिन कैसे हुआ, ये अलग अलग रिसर्च की जा सकती है। परंतु यहाँ जाने के लिए ये व्हीकल बनाया जा रहा है, ये भारत की और नॉर्वे की एक कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि भारत का स्वदेशी है। पोलर रिसर्च व्हीकल, PRV आपको समझ में आया? PRV क्या है? एक भारत का व्हीकल है, ये अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जाके क्या करेगा? रिसर्च करेगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाके रिसर्च करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्वदेशी कंपनी है, उसके द्वारा बनाया जा रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके रिसर्च करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत को ये जो PRV है, इसकी जरूरत क्यों है? जो PRV पोलर रिसर्च व्हीकल, इसकी जरूरत भारत को क्यों है? क्या कमाएगा ये भारत की? बात करें भाई, भेज दो, मैं कर लूंगा रिसर्च। जी कर लेना आप रिसर्च। ठीक है, PRV पोलर रिसर्च व्हीकल। ठीक है, अब ये कहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रिसर्च करेगा, ये क्या काम करेगा और क्यों जरूरत है इसकी? सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे स्वदेशी कुछ मिशन है। क्या मिशन है? मैत्री के बारे में आपने सुना होगा, मैत्री, ये कहां पर है? और दूसरा है भारती, तीसरा है एक मैत्री, एक भारती, और तीसरा है हिमाद्री। इन तीनों के बारे में आपने सुना होगा, मैत्री, भारती और हिमाद्री, इन तीनों के बारे में आपने सुना होगा। मैत्री क्या है? मैत्री एक रिसर्च स्टेशन है। मैत्री क्या है? एक रिसर्च स्टेशन है। कब बना था ये? 1989 में बना था। मैत्री कब बना था? 1989 में बना था। ये कहाँ पर है? ये अंटार्कटिक पर है, अंटार्कटिक पर है। यहाँ पर क्या करता है? रिसर्च करता है। मैत्री भारत का एक रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पर है ये अंटार्कटिक पर है। भारती, ये क्या है? ये भी एक रिसर्च स्टेशन है। ये कब बना था? तो ये 2011 में बना था। भारती कब बना था? 2011 में बना था। ये कहाँ पर है? ये भी अंटार्कटिक पर है। भारत के 2 रिसर्च सेंटर है, मैत्री और भारती। ये कहाँ पर है? दोनों ही
अंटार्कटिक पर है। मैत्री कब बना था? 1989 में बना था। भारती 2011 में बना था। दोनों क्या करते हैं? दोनों ही रिसर्च सेंटर में जो अंटार्कटिक रीजन है वहां पर रिसर्च की जाती है। ये जो अंटार्कटिक रीजन का है, यहाँ पर ऐसा एक घर बनाया गया है, एक मान लो एक बिल्डिंग बनाई गई जिसमें भारतीय जो साइंटिस्ट है वो जाके यहाँ रहते हैं, रह के ये आसपास के रीजन होते हैं वहाँ पे रिसर्च करते हैं। इसका नाम हमने रखा, एक घर का नाम रख दिया मैत्री, दूसरे का रख दिया भारती। बस आप मान लो एक वहाँ पे घर बनाई गई है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होगी, जहाँ पे खाने की व्यवस्था होगी, ये सारी व्यवस्था वहाँ पे की गई होगी। ठीक है, तो मैत्री और भारती के बारे में आपको समझ में आया। और तीसरा है हिमाद्री। अब ये हिमाद्री कहाँ पर है? ये आर्कटिक रीजन पर है। ये आर्कटिक रीजन पर है, आर्कटिक महाद्वीप है ना, वहां पर ये रीजन है। एक अंटार्कटिक पर है, एक आर्कटिक पर है। दोनों बातें क्लियर होगी। ये मैत्री हिमाद्री समझ में आ गया, भारती समझ में आ गया। क्या है? ये घर है जिनका अलग अलग नाम दिया गया है, जो कि बर्फ का रीजन है वहां पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वहां पर स्थित है, वहां पर ये रिसर्च करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे थे PRV, पोलर रिसर्च व्हीकल के बारे में बात कर रहे थे कि ये किस प्रकार से भारत को इसकी जरूरत है, क्यों भारत को इसकी जरूरत है, क्या हेल्प करेगा ये भारत की। तो हमारे जो ये रिसर्च व्हीकल है ये क्या करेगा? मैत्री, भारती, हिमाद्री, जो हमने ये रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं वहाँ पे जाके ये रिसर्च करेगा और रिसर्च करने में हेल्प करेगा। इसीलिए हमें PRV की जरूरत है, पोलर रिसर्च व्हीकल की जरूरत है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये मदद करेगा, किस में मदद करेगा? जियो पॉलिटिक्स में। जियो पॉलिटिक्स में ये मदद करेगा। अब ये जियो पॉलिटिक्स में किस प्रकार से मदद कर सकता है? जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है भू राजनीति। जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है भू राजनीति। अभी भू राजनीति में किस प्रकार से मदद करता है? तो आप सबको पता होगा कि भू राजनीति में होता क्या है। भू राजनीति में होता है अलग अलग देश होते हैं, वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अलग अलग देश है वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ये एक भू राजनीति के टर्म है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स का टर्म है। तो ये जो PRV है ये हमारे जो जियो पॉलिटिक्स के है वहाँ पर मजबूती करने में काम आएगी। कैसे? हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रजेंस होगा कहाँ पर? नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग प्रजेंस होगा, यानी कि यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रजेंस होगा जिसकी सहायता से ये जो भू राजनीतिक होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पर भारत का जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। तो हमारी भू राजनीति में यानी कि जियो पॉलिटिक्स में वर्चस्व को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। और भी कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे कि समुद्री जो हमारी पहल है, जो हमारी सी से रिलेटेड पहल की गई है, जैसे कि सागर प्रोजेक्ट है, विजन 47 है। विजन 47 क्या है? 2047 का हमारा विजन है कि भारत को डेवलप नेशन बनाना है। 2047 तक भारत को एक डेवलप कंट्री बनानी है। अगर डेवलप कंट्री भारत को बनाना है तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, और इसके लिए PRV हमारी मदद करेगा। PRV मदद किस प्रकार से करेगा? क्योंकि हमारे पास में पोलर रिसर्च व्हीकल जैसे अगर हमारे पास में व्हीकल है और वो भी अगर हम खुद से ही बना रहे हैं तो दूसरे देश इससे आकर्षित होंगे, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे पास में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। तो इससे भारत को फायदा होगा और भारत एक डेवलप नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं PRV यानी कि पोलर रिसर्च व्हीकल के तहत। सिंपल सा आर्टिकल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। बात हमने की थी पोलर रिसर्च व्हीकल के बारे में। पोलर रिसर्च व्हीकल क्या होता है, किस प्रकार से ये काम आएगा, कहाँ पर ये काम करेगा, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल था। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत सिंपल सा आर्टिकल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? पूर्वोत्तर भारत में, ये तो हमने पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो है, एक मिनट रुकना, लद्दाख में कुछ नियम बनाए गए उसके बारे में आर्टिकल है। क्या नेक्स्ट आर्टिकल है? लद्दाख में नियम बनाए गए हैं। लद्दाख में कुछ नए नियम बनाए गए हैं, इससे रिलेटेड हमारा अगला आर्टिकल है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? लद्दाख में कुछ नए नियम बनाए गए, इससे संबंधित हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। चर्चा में इसी वजह से है। अब हम बात कर लेते हैं कि लद्दाख में क्या नियम बनाए गए हैं, किससे संबंधित नियम बनाए गए हैं, क्या फायदे हैं, क्या इसके कानूनी एंगल है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने लद्दाख की जमीन यानी कि लद्दाख में जो लैंड है उसके लिए, लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख की जमीन, लद्दाख की संस्कृति और साथ ही साथ में लद्दाख में किस प्रकार से रहना होगा, इससे संबंधित केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं। लद्दाख की जमीन को किस प्रकार से बेचना खरीदना, इसको काउंट किया गया है। लद्दाख की संस्कृति को किस प्रकार से बचाना है, इसके बारे में
लद्दाख में किस प्रकार से रहा जा सकता है, इसके बारे में केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख के कुछ पर्सनल इश्यूज को लेकर नियम बनाए गए हैं। तो इस आर्टिकल में इस नियमों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नियमों में क्या क्या प्रावधान है, इस नियमों में क्या क्या प्रोविजन है। इस प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं कि लद्दाख के लिए जो नियम बनाए गए हैं ये नियम क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला नियम है उसमें 85%, मान लो लद्दाख में टोटल 100 सीटें, उसमें जो 85% सीटें हैं उस पर स्थानीय लोगों का, यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे उनका कब्जा होगा। यानी कि लद्दाख में कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है वहाँ पर 100 सीट आई है, उसमें 85 जो सीटें हैं उसमें किसका कब्जा होगा, स्थानीय लोगों का। यानी कि 85 सीटों पर केवल और केवल वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, वही एग्जाम दे सकते हैं और उनका ही सिलेक्शन हो सकता है। 85% तक का स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया गया है। जो पहला प्रावधान है लद्दाख में जो नए नियम आए हैं उनका जो पहला प्रावधान है, लद्दाख के लोगों को 85% आरक्षण दिया गया है। स्थानीय लोगों को जो भी रोजगार की बात करते हैं, गवर्नमेंट रोजगार में 85% आरक्षण दिया गया है, सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण दिया गया है। दूसरा है महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी कि महिलाओं को भी 1/3 1/3 आरक्षण दिया गया है। स्थानीय नौकरियों की बात करते हैं, साथ ही साथ में पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो लद्दाख की पॉलिटिक्स में या फिर स्थानीय लोगों की जो नौकरियां होती है उसमें महिलाओं को भी 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण दिया गया है, ये भी पॉइंट याद रखना। तीसरा जो नियम है वो लद्दाख की संस्कृति को संरक्षण करना, लद्दाख का जो कल्चर है उसको बचाना, यानी कि लद्दाख की जो संस्कृति है उसको सेव करना, इसके बारे में बात की गई है। तो 3 यहाँ पे प्रावधान किए गए, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया गया है, साथ ही साथ में जो भाषा और संस्कृति है उसको संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। ये बातें समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं इन नियमों की कमियां क्या क्या है, ये नियमों की कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करें अगर सीमाओं की तो इसमें संवैधानिक सुरक्षा का अभाव है। संवैधानिक सुरक्षा, अब संवैधानिक सुरक्षा क्या होती है, बात करें संवैधानिक सुरक्षा की, इसका मतलब होता है संवैधानिक मतलब होता है संविधान के द्वारा, संवैधानिक का मतलब होता है संविधान द्वारा। अभी संविधान के द्वारा कौन सी सुरक्षा दी जाती है, संविधान के द्वारा सुरक्षा दी जाती है जिसमें संविधान में उसका वर्णन किया गया है, अलग से आर्टिकल बना के अगर उसका वर्णन कर दिया जाता तो वो एक संवैधानिक सुरक्षा होती। तो ये जो लद्दाख के नियम है इसमें जो प्रावधान किए गए, जैसे 85% है उनको आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, इसका संविधान में वर्णन नहीं किया। जब संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है इसका मतलब है संवैधानिक सुरक्षाओं का अभाव देखने को मिलता है। पहली कमी क्या है, संवैधानिक सुरक्षा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिक्योरिटी होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी यानी कि संवैधानिक सुरक्षा का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है जी। दूसरी बात कर लेते हैं, ये पहली संवैधानिक सुरक्षा के अभाव है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। पहला संवैधानिक सुरक्षा का अभाव, पहला संवैधानिक सुरक्षा का अभाव। दूसरा है बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। बाहर के लोग यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते तो वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर बाहरी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इसका मतलब है कि लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आएगा, नई नई कंपनियां नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार जनरेट नहीं होगा, और रोजगार जनरेट नहीं होगा तो लद्दाख का डेवलपमेंट है वो बाधित हो सकता है। तो बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से रोक दिया गया है, बाहर के लोग हैं वो लद्दाख में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ये भी कमी देखने को मिलती है। तो क्या क्या कमियां देखने को मिलती है कि संवैधानिक सुरक्षा का अभाव है। लद्दाख में जो भी नए नियम बनाए गए हैं उसमें पहली कमी यही है कि उसमें संवैधानिक सुरक्षा नहीं है। दूसरी कमी क्या है कि बाहरी लोग हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते। तीसरा क्या है, लद्दाख में स्थानीय जो विधानमंडल होता है, हर राज्य होता है उसमें विधानमंडल होते हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है, वो होती है, परंतु लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और वहाँ पर उसका कोई विधानमंडल नहीं है। जम्मू कश्मीर है वो भी यूनियन टेरिटरी है पर वहाँ पर विधानमंडल है। दिल्ली जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे विधानमंडल है, परंतु लद्दाख में विधानमंडल नहीं देखने को मिलता है। ये प्रावधान किया गया है इस नियमों में कमियों के तहत में। देखो हमने लद्दाख के नियम देखे, उसके प्रावधान देखे, ठीक है, उसकी कमियां देखी,
सिंपल से प्रावधान थे, तीन प्रावधान थे, स्थानीय लोगों को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, और तीसरा था कि उसकी भाषा और संस्कृति को बचाना। ये तीन क्या थे? ये तीन प्रावधान थे। कमियां क्या थी? कमियां भी तीन ही थी। एक संवैधानिक सुरक्षा का अभाव है, ठीक है। दूसरा क्या था? बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते, इसका अभाव देखने को मिलता है। तीसरा क्या है? स्थानीय विधानमंडल का अभाव है। ये तीन हमें कमियां देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट जैसे जो रीजन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये क्या होता है? इनके लिए कुछ संविधान में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये जो लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी के कुछ राज्य, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसका प्रावधान कहाँ किया गया है? संविधान में प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक का एक आर्टिकल है, पहले लिखता हूं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान। पहला प्रावधान है वो है अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है? 242(2). पहला जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 242(2) में किया गया है। तो आर्टिकल 242 242 में क्या किया गया है? आर्टिकल 242(2) में क्या व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 242(2) में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल के पास में, अनुच्छेद 242(2) के तहत राज्यपाल के पास में, किसके पास में? राज्यपाल के पास में पावर है कि राज्यपाल है वो ऑटोनोमस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कौन सी है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है? ऑटोनोमस यानी ए लिख दो, डिस्ट्रिक्ट का डी लिख दो और काउंसिल का सी लिख दो, तो एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है? यहां पर एक व्यवस्था की जाती है कि राज्यपाल के पास में अधिकार है। वेरी गुड मॉर्निंग। राज्यपाल के पास में अधिकार है, राज्यपाल के पास में पावर है, राज्यपाल के पास में शक्ति है कि ये जो है ना राज्यपाल, वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दूसरा है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। एक क्या होती है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, दूसरा होता है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। तो राज्यपाल के पास में आर्टिकल 242(2) के तहत, राज्यपाल के पास में आर्टिकल 242(2) के तहत में पावर है, शक्ति है, अधिकार है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल की स्थापना कर सकता है। राज्यपाल के पास में पावर है कि वो आर्टिकल 242(2) के तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना कर सकता है, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल की स्थापना कर सकता है। ये पावर किसके पास में है? ये पावर है वो राज्यपाल के पास में। कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर राज्यपाल के पास में है? तो ये आर्टिकल है वो 242(2), याद रहेगा, आर्टिकल 242(2) याद रहेगा। संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहे थे, आर्टिकल 242(2) के तहत राज्यपाल है वो एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एआरसी, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल की स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। पहला पॉइंट याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। दूसरा है छठी अनुसूची, 6th शेड्यूल या छठी अनुसूची। अब इस छठी अनुसूची क्या कहती है? छठी अनुसूची के तहत या 6th शेड्यूल के तहत 4 राज्य, कौन कौन से 4 राज्य? पहला है असम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मेघालय। कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। छठी अनुसूची के तहत 4 राज्य, कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। छठी अनुसूची के तहत इन 4 राज्यों को विशेष शक्तियां दी गई है, विशेष पावर दिया गया है, जिसके तहत ये अपने राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। राज्यपाल यहाँ पे कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात अनुसूची छठी में लिखी गई है। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, कौन कौन से? असम है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है। हम बात कर रहे थे संवैधानिक प्रावधानों की। संविधान में, यानी कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? ये जो ऑटोनोमस काउंसिल्स होती है या फिर जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें हमने बात की थी आर्टिकल 242(2) की बात की, हमने छठी अनुसूची की बात की है कि छठी अनुसूची में 4 राज्य, असम, त्रिपुरा,
मिजोरम और मेघालय, इनकी ग्रोथ की बात की गई है। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं एडीसी और एआरसी। एडीसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एआरसी का मतलब होता है ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और एआरसी का मतलब होता है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, यानी कि ये रीजनल यानी क्षेत्रीय काउंसिल है, और ये है वो जिला स्तर की काउंसिल है। दो काउंसिल है। अब ये दो काउंसिल करती क्या है, इनके पावर क्या है। बात करें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल की, तो इसके पास में कौन कौन सी शक्तियाँ है। पहली है विधायी शक्ति, यानी कि कानून बनाने की शक्ति है। तो ये एडीसी और एआरसी है, वो किन किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। एडीसी और एआरसी किन किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। तो ये कानून बना सकती है सबसे पहले किन पर, वन यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनके मुद्दों पे कानून बना सकती है। कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर होते हैं उनके मुद्दों पे कानून बना सकती है। साथ ही साथ में उत्तराधिकार इसके मुद्दों पे कानून बना सकती है। वन यानी फॉरेस्ट के मुद्दों पर, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के मुद्दों पर, उत्तराधिकार यानी कि जो सक्सेशन होता है माँ बाप से बेटों के पास में जो पावर गई, जमीन गई, उसके मुद्दों पर कानून बना सकती है। एआरसी और एडीसी के पास में विधायी शक्तियाँ हैं। ये किन किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। फॉरेस्ट के मुद्दों पर, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के मुद्दों पर, साथ ही साथ में उत्तराधिकार के मुद्दों पे। इन मुद्दों पर एआरसी और एडीसी कानून बना सकती है। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वहां पर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होती है। मान लो हमारे यहाँ पे जैसे पंचायत होती है, वहां पर भी पंचायत होती है। पंचायतों के साथ साथ ये भी होती है, एडीसी भी होती है और एआरसी भी होती है। इनमें इलेक्शन होता है, वहाँ पे राज्यपाल होता है, वो इलेक्ट करता है, ये सारे काम होते हैं, और इनके पास में पावर होती है जो वहाँ पर कोई काम करने के, जैसे अभी हमने बात की थी, कानून बनाने का काम करती है। वन पे कानून बना सकती है, कृषि पे कानून बना सकती है, उत्तराधिकार पे कानून बना सकती है। इसके अलावा इनके पास में टैक्स लगाने की भी शक्तियाँ होती है, कर लगाने की भी शक्तियाँ होती है। तो ये किन किन मुद्दों पर कर लगा सकती है, किन किन पर ये कर लगा सकती है। तो ये जमीन यानी कि भूमि पर कर लगा सकती है। साथ ही साथ में राजस्व का मुद्दा जो होता है रेवेन्यू का, वहाँ पर भी ये टैक्स ले सकती है या फिर उसको भी संभाल सकती है। साथ ही साथ में व्यापार को भी बढ़ावा दे सकती है, व्यापार भी टैक्स भी लगा सकती है, और खनिज जो होता है उस पर कर भी लगा सकती है और उसको बढ़ावा भी दिया जा सकता है। ये सारे काम है उसके द्वारा किए जा सकते। ठीक है जी, यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बात कर ली है कि एडीसी क्या कर सकती है, एआरसी क्या कर सकती है, क्या इनके पावर है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, लद्दाख में नए नियम बनाए जा रहे, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है, नेक्स्ट आर्टिकल है नंदिनी सुंदर केस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नंदिनी सुंदर केस। इसमें क्या हुआ, नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ, नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये केस देखने को मिला है। क्या केस है, नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये एक केस देखने को मिला है। कहाँ केस गया है, ये केस गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर संसद या राज्य विधान क्षेत्र, एक संसद होती है या राज्य में क्या होगा विधानमंडल होता है, ये दोनों कोई ऐसा कानून बनाता है जो कोर्ट के पिछले फैसले होते हैं उसको अगर बदल देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। क्या हुआ है अभी, नंदिनी सुंदर एक केस था, नंदिनी सुंदर केस था। इस केस में क्या था, जो कोर्ट का जो फैसला था, ये कोर्ट के फैसले को राज्य विधानमंडल ने कुछ हद तक चेंज कर दिया है, कुछ हद तक इसमें बदलाव किए हैं। तो अब ये कोर्ट केस कहाँ गया, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। केस किस नाम से गया है, नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर संसद या राज्य विधानसभा, संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाए, संसद में कानून बना सकती या राज्य विधानमंडल कानून बनाए, ऐसा कोई कानून बना दिया है जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई पुराना केस है उसमें कुछ बदलाव आ जाए, या कोई फैसला है उसके उल्टा कुछ केस दे दे। जैसे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि कार है वो इतनी स्पीड में चलानी चाहिए, ठीक है, और फिर कोई अपने जो पार्लियामेंट है उसने फैसला दे दिया कि कार है वो 120 की स्पीड से भी चलाई जा सकती है। इन्होंने कहा 100 स्पीड में बढ़ानी है, इन्होंने कहा 120 की स्पीड से भी चला सकती है। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब अगर कोई संसद कानून बनाए
या राज्य विधानमंडल ऐसा कानून बनाए जो ये बोल दे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ अलग कानून बना दिया जाता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? नॉर्मल सा केस है। अब हम बात करेंगे, हमारी मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जो मुद्दा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये काफी ज्यादा चर्चाओं में है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मुद्दा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा है न्यायिक अवमानना। हिंदी में कहे न्यायिक अवमानना, यानी कि न्यायालय की अवमानना। जो कोर्ट होता है उसकी मानना नहीं, उसकी अवमानना कर देना। उसने जो चीज कही थी उसको आप फॉलो मत कर दो, इसे न्यायिक अवमानना कहा जाता है, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। अभी रियल टाइम हुआ क्या है, हमने केस देख लिया। अब न्यायिक अवमानना होती क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते कि असल में न्यायिक अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। अगर मैं बात करूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, अगर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय ने कोई क्या किया है, मान लो कोई जजमेंट दे दिया है बट आप उस जजमेंट को पालना नहीं कर रहे हो। कोर्ट ने, कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई कोर्ट हो, उसने कोई निर्णय दे दिया है परंतु आप उस निर्णय का पालन ही नहीं करो। उसने कहा इस व्यक्ति को 10 साल की सजा हो, परंतु वो व्यक्ति है वो उस सजा को मान ही नहीं रहा है, वो भाग गया, कुछ भी कर दिया, उस सजा को नहीं मान रहा है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। न्यायालय ने कोई जजमेंट दे दिया है परंतु उस जजमेंट का पालन नहीं हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, उसका माना नहीं जा रहा है, तो क्या माना जाएगा? ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, यानी कि ये न्यायालय का अपमान माना जाएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? न्यायालय ने जो भी बात कही है उसको आप नहीं मानोगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है या न्यायालय का जो अपमान होता है, इससे संबंधित नियम भी बनाए गए हैं, इससे संबंधित कानून भी बनाए गए हैं। तो क्या क्या कानून बनाए गए और कहां कहां पर बनाए गए हैं? तो पहला जो कानून है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। ये न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, ये एक्ट है क्या? ये जो अधिनियम है इसमें बात की गई है कि अगर न्यायालय का अपमान होता है, कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, उस मामले में क्या सजा दी जाएगी, कौन सजा देगा, कितनी सजा दी जा सकती है, इसके बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का जो एक्ट है उसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके अलावा एक और बनाया गया है। क्या बनाया गया? एक और प्रावधान किया गया है, यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रूल है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके लिए रूल भी बनाए हैं, नियम भी बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है उसके लिए नियम बनाए हैं। एक तो 1971 का अधिनियम है जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात की गई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बनाया था 1971 में, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग से नियम बना दिए गए हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कितने प्रावधान है, यानी कि न्यायिक जो अवमानना होती है, न्यायालय का जो अपमान होता है जिसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, इसके लिए कितने नियम बनाए गए हैं, इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए 2 प्रावधान है। एक तो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय का अपमान अधिनियम 1971, पहला ये प्रावधान किया गया है। दूसरा प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में इसके लिए रूल यानी कि नियम भी बना दिए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए रूल भी बना दिए सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में। तो 2 प्रावधान किए गए हैं। ये 2 प्रावधानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड 2 प्रावधान है, ये बात याद रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? पहला है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल यानी कि नागरिकों द्वारा अपमान करना, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि जो सिविल मामला होता है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना। दूसरा जो होता है वो आपराधिक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पहला है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा है आपराधिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
कितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं? 2 होते हैं। एक है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा है आपराधिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल न्यायिक मामला, सिविल न्यायालय का अपमान, दूसरा है आपराधिक न्यायालय का अपमान। 2 पॉइंट याद रहेंगे। 2 प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, 2 प्रकार के न्यायिक अवमानना के नियम होते हैं, या फिर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा है आपराधिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 2 चीज याद रहेगी, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा है आपराधिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 2 प्रकार के होते हैं। सिविल कौन सा होता है? सिविल में होता है कोर्ट के आदेश को न मानना। सिविल में कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको आप नहीं मानोगे तो वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। कोर्ट का जो आदेश है उसको आप नहीं मानोगे तो वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। दूसरा है आपराधिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है? क्रिमिनल यानी कि आपराधिक कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें होता है कोर्ट के काम में बाधा पहुंचाना। कोर्ट के काम में बाधा पहुंचाना। सिविल में क्या था? उस आदेश को हम नहीं मान रहे थे। सिविल में क्या था? आदेश को नहीं मान रहे थे। परंतु आपराधिक में क्या हो रहा है? हम आदेश देने भी नहीं दे रहे हैं। न्यायालय जो काम कर रहा है, हम जज को धमकी दे रहे हैं, वकीलों को धमकी दे रहे हैं, हम ये काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में, यूपी में कुछ ऐसे गुंडे थे, ठीक है, कुछ ऐसे गुंडे थे, वो न्यायालय को अपना काम ही नहीं करने देते थे, तो वो एक आपराधिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? न्यायालय के जो आदेश होते हैं उनको नहीं माना जाता है, तो वो एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। दोनों चीज क्लियर होगी, सिविल और आपराधिक दोनों चीज समझ में आ गया। अब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे नहीं माना जाएगा, कौन कौन सी चीजें हैं जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा? तो बात करें, कोई निष्पक्ष रिपोर्टिंग होती है, कोई निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जा रही है। जैसे आप रिपोर्ट हो, कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हो, लेकिन आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप न्यायालय की बेइज्जती करना चाह रहे हो, आप निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा है आप आलोचना कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, आप ऐसे नहीं कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट गलत है, आप ऐसे कर रहे हो कि ये जो निर्णय दिया गया है इसमें ये कमी है, ये निर्णय है वो गलत है, आप ऐसा कह सकते हो। ये इसका मतलब होता है निष्पक्ष आलोचना करना, यानी कि आप है वो आलोचना कर रहे हो, निष्पक्षता पूर्ण कर रहे हो, तो इसे निष्पक्ष कहा जाता है, निष्पक्ष आलोचना कहा जाता है। तो है वो आप निष्पक्ष रिपोर्टिंग करोगे तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, और निष्पक्ष आलोचना करोगे इसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। हमारे संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। तो बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, सबसे पहले आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रख सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे देता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाता है, यानी कि वो एक रिकॉर्ड की तरह रहेगा। तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान करोगे या कोई जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है जिसमें ये अपना रिकॉर्ड बना के रखती है, इस रिकॉर्ड में कुछ गलत करोगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये अनुच्छेद 129 में लिखा है। उसके अलावा 215 इसमें हाई कोर्ट के बारे में लिखा गया है। सेम जो सुप्रीम कोर्ट की पावर दी गई सेम हाई कोर्ट को दी गई है। ये आर्टिकल 215 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को 229 के तहत दी है, हाई कोर्ट को 215 के तहत दी है। इसके अलावा 142 आर्टिकल 142 जो कि पूर्ण न्याय के बारे में बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो पूर्ण न्याय के लिए, पूर्ण न्याय क्या होता है? जहां पे कोई भी गलती नहीं हो, तो पूर्ण न्याय के लिए कुछ फैसले दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो पूर्ण न्याय करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय का मतलब होता है पूरी तरह से जस्टिस करना, कंप्लीट जस्टिस करना। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई डिसीजन दे सकते हैं, पूर्ण न्याय के लिए कोई फैसला दे सकते हैं। ये आर्टिकल किस में आएगा? 142 पे आएगा। आर्टिकल 241, आर्टिकल 142 142 जिसमें कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात की गई है। हम न्यायिक बात कर रहे हैं कि न्यायालय के जो अपमान होता है, कोर्ट का जो अपमान होता है, इसका प्रावधान अलग अलग आर्टिकल में किया गया है, अलग अलग चीज़ों में इसका प्रावधान किए गए हैं। हमने सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात की, हमने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात की, हमने ये भी बात की कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद में हम संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात कर रहे हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए हैं जिसके तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ काम किया जा सकता है, जिसमें हमने आर्टिकल 215 के बारे में बात की जिसमें हाई कोर्ट के पास में पावर है, आर्टिकल 129 की बात की जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 142 के बारे में, आर्टिकल 142 यानी कि 142 के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट है वो पूर्ण न्याय कर सकता है। ये आर्टिकल 142 में कहा गया है, याद रहेगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हम बात कर लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़े हुए चैलेंजेस क्या क्या, मुद्दे क्या क्या है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। अगर बात करें चैलेंजेस की यानी कि चुनौतियों की, तो क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पहला चैलेंज है वो है कि इसकी कोई संख्या स्पष्ट नहीं है, संख्या मतलब सॉरी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। परिभाषा का मतलब क्या होता है कि किस मुद्दों को, कौन सी बात को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा, किन बातों को जो कोर्ट होता है उसका अपमान माना जाएगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये हमारे खिलाफ बात हो रही है वहां सुप्रीम कोर्ट इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान जाएगा। कभी कभार क्या होता है नॉर्मल जो डिस्कशन होता है उसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाता है। इसलिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतदायी है, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। तो पहला क्या है, कोई स्पष्ट परिभाषा का न होना। दूसरी बात करते हैं कि जो विवेकाधिकार यानी कि सारी जो पावर है वो न्यायालय के पास में, जो कोर्ट होता है उसके अधिकार है। कोर्ट चाहे वो इस मामले में फैसला दे सकता है। कोर्ट को लगता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो वो इसके खिलाफ भी फैसला दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जो पावर है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो कोर्ट के पास में है, इसके बाहर कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको जज करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर पार्लियामेंट कोई गलत करती है तो उसकी रोकने की पावर किसके पास में, कोर्ट के पास में। परंतु कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जितनी भी पावर है वो किसके पास में, कोर्ट के पास में। तो कोर्ट की विवेकाधिकार है, कोर्ट को जो लगेगा वो करेगा, ये भी देखने को मिलती है। और इसमें बड़ी संख्या में केस है वो लंबित है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में के कोर्ट में जो केस लंबित है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये कोर्ट का जो बर्डन होता है, संख्याओं का जो बर्डन है उसको भी बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। तो ये इससे जुड़े कुछ नियम है, कुछ प्रावधान है, कुछ कमियां हैं। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल था। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में। अभी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, बात करें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की तो ऐसे बैक्टीरिया, थर्मो का मतलब होता है गर्मी, ऐसे बैक्टीरिया जो गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो उच्च तापमान में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। अभी ऐसी बैक्टीरिया की खोज की गई है जो उच्च तापमान में भी, भयंकर गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं गर्मी के दौरान क्या होता है, अपना जो शरीर होता है अपने शरीर को नींद की स्थिति में ले जाते हैं, यानी कि स्पोर कर देते हैं, पूरी तरह से सूना कर देते हैं। अगर पूरी तरह से सूना कर देंगे तो उनको गर्मी लगेगा नहीं, गर्मी नहीं लगेगी तो वो उच्च तापमान में भी सर्वाइव कर जाएंगी। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गर्मी में भी रह सकते हैं, गर्मी के दौरान अपने शरीर को सूना कर लेते हैं, इसलिए ये अपनी जो गर्मी की सहने की शक्ति होती है वो इनकी बढ़ जाती है। तो ये आर्टिकल था थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उपयोग क्या क्या आते हैं, इथेनॉल बनाने में काम आते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, इथेनॉल बनाने में, इथेनॉल बनाने में ये काम आते हैं। साथ ही साथ में ये क्या होते हैं, कच्चा जो तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसमें जो पॉल्यूशन होता है उसको अलग करने में भी ये भूमिका निभाते हैं। स्तन का जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, उसको कम करने में भी, उसको खत्म करने में भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मदद करते हैं। आर्टिकल था हमारा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गर्मी को सहन कर सकते हैं, भीषण गर्मी पड़ रही हो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो, उसको भी सहन कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। थर्मोफिलिक यानी कि गर्मी सहन कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो गर्मी के दौरान सोने की स्थिति में चले जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये सूने हो जाते हैं, इसलिए इनको गर्मी का एहसास नहीं होता है। उपयोग कहाँ का होता है, इथेनॉल में होता है, पॉल्यूशन को हटाने में इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में इसका उपयोग है वो स्तन कैंसर में भी, स्तन कैंसर में भी, ब्रेस्ट जो कैंसर होता है उसमें भी किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। क्या है हमारा अगला आर्टिकल,
हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 311 के बारे में। क्या है आर्टिकल 311? आर्टिकल 311 है वो, आर्टिकल लिख देता हूं मैं बार। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 311 यानी कि अनुच्छेद 311 के बारे में। अनुच्छेद 311 है वो बात करता है सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में, कि कैसी स्थिति में, किन स्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में उनको हटाया नहीं जा सकता है, उनके पास में क्या अधिकार होता है, इसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 311 में। आर्टिकल 311 क्या है? सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 311 क्या है? सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि कब सरकारी कर्मचारियों को हटाया जाना चाहिए, कब नहीं हटाया जाना चाहिए, ये बात की जाती है आर्टिकल 311 में। ठीक है, बात करते हैं किन किन मामलों में सरकारी कर्मचारियों को बिना जांच किए निकाला जा सकता है। तो अगर मामलों की बात करें तो ऐसी स्थिति हो जहां उनके खिलाफ जो उनके पक्ष में जांच करना संभव न हो, यानी कि ऐसा कि युद्ध का टाइम है या ऐसी स्थिति है जहां सरकारी कर्मचारी है वो गिल्टी पाया गया है परंतु जांच करना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में हटाया जा सकता है। परंतु जो कारण है वो कारण बहुत जरूरी होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ में जो सरकारी कर्मचारी है वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और वो साबित भी हो चुका है। कोई सरकारी कर्मचारी है उसने किसी का मर्डर कर दिया है और वो साबित भी हो चुका है कि इसने मर्डर किया है, तो अब उसको पद से हटाया जा सकता है, अब जांच करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ में जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात आती है, तो इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को अपने पद से हटाया जा सकता है, कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था हमारा सरकारी कर्मचारियों के बारे में, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 311 के बारे में था। तो आपको अनुच्छेद 311 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 311 है वो सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा देता है। किसके बारे में बात करता है? सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा देता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नैनो एंजाइम के बारे में। नैनो एंजाइम के बारे में कौन सा आर्टिकल है? नैनो एंजाइम के बारे में। क्या होते हैं नैनो एंजाइम? नैनो एंजाइम होते हैं छोटे से पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक एंजाइम की तरह होते हैं। नैनो एंजाइम क्या होते हैं? छोटे पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक एंजाइम की तरह काम करते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। नैनो एंजाइम क्या होते हैं? छोटे होते हैं, प्राकृतिक एंजाइम की तरह होते हैं, सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं। इसमें क्या होता है? इसे बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसके द्वारा नैनो एंजाइम बनाए गए हैं जो कि सस्ते हैं, टिकाऊ है और प्राकृतिक एंजाइम की तरह काम करते हैं। फायदे क्या क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो नैनो एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के एक एंजाइम है जो कि छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं, टिकाऊ होते हैं और इसे किसने बनाया? IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये हमारा आर्टिकल था नैनो एंजाइम के बारे में। नैनो एंजाइम आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान आर्टिकल था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें भी था नहीं। ठीक है, नैनो एंजाइम के बारे में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत सिंपल सा आर्टिकल था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है वो है खुरधारी जीवों के बारे में। क्या है? खुरधारी जीव। खुरधारी जीव, खुरधारी का मतलब क्या होता है? खुरधारी को, इस जीवों को उनगुलेंट्स भी कहा जाता है, उनगुलेट्स भी कहा जाता है। अब क्या होते हैं खुरधारी? ऐसे जीव जिसके खुर होते हैं, ये जीव है इसके पैर में क्या खुर है, ये खुर होते हैं, इसको खुरधारी जीव कहा जाता है, इन्हें उनगुलेट्स भी कहा जाते हैं। न्यूज़ ये है कि क्या हुआ कि पहली बार खुरधारी जो जीव होते हैं, जो उनगुलेंट्स होते हैं, उनका सर्वेक्षण किया गया है, उनका सर्वे किया गया है। अब ये खुरधारी जीव होते क्या है? खुरधारी ऐसे जीव होते हैं जिनके पैरों में खुर होता है, हुफ होती है। हुफ का मतलब होता है खुर, हुफ, HWF, हुफ का मतलब होता है खुर। अब ये खुर क्या होते हैं? हुफ क्या होती है? हुफ ये पैरों में ऐसी बढ़ी हुई होती है। ये जो जीव होते हैं सामान्यतः ये शाकाहारी होते हैं। मोस्ट ऑफ जो खुरधारी जीव होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। साथ ही साथ में ये स्तनधारी होते हैं, इनमें स्तन भी होते हैं। ठीक है, खुरधारी जीव होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं। कौन कौन से जीव खुरधारी होते हैं? चीतल होते हैं, वो खुरधारी है। गाय होती है, वो खुरधारी है। नील गाय खुरधारी है। सांबर है, वो खुरधारी है। तो कौन कौन से जीव खुरधारी है? चीतल, गाय, सांबर, नील गाय, ये खुरधारी जीव होते हैं। इनके खुर होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं। ठीक है, आवास कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बात करें आवासों की तो ये देखने को मिलते हैं कहाँ पर? घास के मैदानों में देखने को मिलते हैं, जंगलों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आवश्यकता क्या है? बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता है इनकी, क्योंकि क्या करते हैं? ये उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इनके जो अपशिष्ट होते हैं वो फर्टिलाइजर में काम आते हैं
और भी कई ज़्यादा बेनिफिट इनके होते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनकी संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। संख्या कम क्यों हो रही है? क्योंकि इनका अवैध शिकार किया जा रहा है, जंगल है वो नष्ट हो रहे हैं, इस वजह से इनकी समस्या देखने को मिलती है। तो ये पूरा आर्टिकल था खुरधारी जीवों के बारे में। क्या था हमारा आर्टिकल? पूरा जो आर्टिकल था खुरधारी जीवों के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो शुक्र जीन के बारे में। शुक्र जीन क्या होता है? जीन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो डीएनए होता है उसी में एक जीन होता है, ठीक है। अब शुक्र जीन के बारे में बात करें, शरीर में क्या होता है? एक स्पर्म नामक जीन होता है। ये जो स्पर्म होता है ना हमारा, वो स्पर्म नहीं, स्पर्म होता है, शुक्र जीन है, इसे स्पर्म भी कहा जाता है। ये जो शुक्र जीन है इसे स्पर्म भी कहा जा सकता है। ये जो स्पर्म नामक जीन है या शुक्र नामक जीन है, ये क्या होता है? शरीर में एक एफ बॉक्स प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है अलग से जो शरीर की ग्रोथ में हेल्प करता है, इसे एफ बॉक्स प्रोटीन कहा जाता है। इसी के साथ में शुक्र जीन भी होता है। ये शुक्र जीन और जो एफ बॉक्स प्रोटीन होता है, एक तो होता है शुक्र जीन, दूसरा एफ बॉक्स प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? शरीर को नियंत्रित करते हैं। एफ बॉक्स प्रोटीन और जो शुक्र जीन है वो शरीर को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित करने का काम करते हैं, शरीर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रोटीन में हेल्प करते हैं, परागण में हेल्प करते हैं। शुक्र जीन और एफ बॉक्स होते हैं वो काफ़ी से तेज़ी से विकास होता है इनका, इन दोनों जीनों का है वो काफ़ी तेज़ी से विकास देखने को मिलता है। तो ये हमारा आर्टिकल था शुक्र जीन के बारे में। शुक्र जीन क्या है? ये प्रोटीन है जो कि शरीर की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये एफ बॉक्स प्रोटीन होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम करता है, उसके साथ में मिलकर ये हेल्प करता है। तो आइए शुक्र जीन के बारे में आपको समझ में आ गया, खुरधारी जीवों के बारे में समझ आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, अगला जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल क्रॉप्स ट्रेच इंस्टीट्यूट के बारे में। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था के बारे में। एक अनुसंधान संस्था है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है उसके बारे में बात करता है। एक एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट होता है जो सेमी एरिड रीजन होता है, ऐसा रीजन जो सेमी एरिड है मतलब अर्ध शुष्क है, उसके बारे में बात करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था के बारे में। ये संस्थान कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। स्थापना कब गई थी? 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1970 में। ये एक एनजीओ की तरह, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी तरह ये एक काम करता है। उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को बेहतर करना। क्या उद्देश्य है? खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी है उसको इंश्योर करने का इसका काम है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बताया गया, हेडक्वार्टर हैदराबाद में। 1970 का जो दशक था उसमें इसकी स्थापना की गई थी, फूड सेफ्टी के लिए काम करता। ज़्यादा इस रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, सिंपल सा आर्टिकल, 2-4 पॉइंट है वो आपको रट लेने हैं। ये तो रट्टा मारो जिंदाबाद वाला है, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? नेक्स्ट आर्टिकल है राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में। राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में, राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। क्या है ये राजस्व खुफिया निदेशालय? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। राजस्व खुफिया निदेशालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। क्या काम करता है? काम करता है मुख्य एंटी स्मगलिंग एजेंसी के रूप में, जो स्मगलिंग होती है उसे रोकने के लिए काम करता है राजस्व खुफिया निदेशालय। तो ये स्मगलिंग को रोकने का काम करता है, जो भी भारत में स्मगलिंग होती है उसे रोकने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ये रोकने का काम करता है। 50 से अधिक कार्य इसके तहत किए जा सकते हैं। कौन कौन से एक्ट के तहत कार्य करता है? कस्टम एक्ट के तहत कार्य करता है, आर्म्स एक्ट के तहत कार्य करता है, तस्करी को रोकने के लिए ये कार्य करता है। हम बात कर रहे हैं राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में। राजस्व खुफिया निदेशालय है, ये क्या है? इसका हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। ये जो स्मगलिंग होती है उसे रोकने का कार्य करता है, जितनी भी स्मगलिंग होती है उसे रोकने का काम करते हैं, ठीक है जी। कौन है बोलो, कौन है बोलो मतलब ठीक है। राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में आर्टिकल था।
न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, भारत की जो एंटी स्मगलिंग एजेंसी है उसके रूप में कार्य करता है। ये सारे बातें हैं, बहुत सारे एक्ट है, तो कस्टम एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, उसके तहत ये कार्य करता है, तस्करी को निपटने के लिए ये काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो क्रेंच स्टेट के बारे में। क्रेंच स्टेट है कहाँ, इसका लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, एक बार रुकना, ये ध्यान से देखो, ये है क्रेंच स्टेट। स्टेट का मतलब होता है जल संधि। जी सर, स्टेट का मतलब होता है जल संधि। जल यानी कि दो वाटर बॉडीज होती है ना, दो वाटर बॉडीज, उसे जोड़ने का काम करती है। दो वाटर बॉडीज यानी कि दो जल होते हैं, यहाँ पे सी ऑफ अजोव है और यहाँ पे ब्लैक सी है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो दो वाटर बॉडीज है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे जल संधि या स्टेट कहा जा रहा है। दो लैंड मास है, उनको अलग कर रहा है। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। ये दो लैंड मास है, इनको अलग करने का काम कर रहा है। कौन कौन से दो लैंड मास है, एक है क्रीमिया, दूसरा है रसिया। इन दोनों को अलग कर रहा है, दो वाटर बॉडीज है उनको जोड़ रहा है। कौन कौन सी है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव, इन दोनों को ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये क्रेंच स्टेट, तो ये क्रेंच स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इसकी लोकेशन है, ये लोकेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, क्रेंच स्टेट के बारे में आर्टिकल था। क्रेंच स्टेट है कहाँ पे, ये इसकी लोकेशन है, ये रसिया है, ये क्रीमिया है, ऊपर ये सी ऑफ अजोव है, नीचे ब्लैक सी है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और इन दोनों को अलग कर रहा है। क्रीमिया और रसिया को अलग कर रहा है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जोड़ने का काम कर रहा है क्रेंच स्टेट। क्रेंच स्टेट के बारे में ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, बस इतना याद करो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे भी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, उसका मेरे पास मैप है नहीं, वियतनाम के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वियतनाम के बारे में, मैप मेरे पास है नहीं तो दिखा देता आपको। वियतनाम, जिसकी कैपिटल कहाँ पर है, हनोई में है। कैपिटल कहाँ पर इसकी, हनोई में है। आप इसका लोकेशन देख लेना एक बार मैप में जाके। मैप मेरे पास है नहीं, मतलब मैंने डाउनलोड तो किया था बट इसमें सेव नहीं हुआ, इस वजह से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो एक बार आप इसकी लोकेशन जरूर देख लेना, वियतनाम की। एक बार गूगल पे सर्च करना इसकी लोकेशन, वो जरूर देख लेना। कौन कौन से देशों से इसकी बाउंड्री लगती है वो जरूर देख लेना। चाइना से बाउंड्री लगती है, लाओस से बाउंड्री लगती है, कंबोडिया से बाउंड्री लगती है, तो ये एक बार जरूर देख लेना। और इसकी कैपिटल कहाँ है, हनोई में इसकी कैपिटल है। और साउथ चाइना सी से भी बाउंड्री लगती है, साउथ चाइना सी साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। और रिवर कौन कौन सी है, रिवर मेकोंग है और रेड रिवर है। तो एक बार इसकी लोकेशन जरूर देख लेना, कौन से सी से बाउंड्री लगती है, कौन कौन से देशों से बाउंड्री लगती है, वो एक बार जरूर आप देख लेना। तो ये पूरा आज का हमारा डिस्कशन था। आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर द सेशन। मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।